नमस्कार और वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और बिल्कुल ठीक पड़े हो आप अपनी स्क्रीन पे। रशिया ने रिसेंटली अमेरिका समेत कई देशों के झंडे हटा दिए एक रॉकेट से, मगर भारत का झंडा वहां पर बना रहा। इस पर एक वीडियो रिसेंटली बहुत वायरल हुई है ऑनलाइन, और ये वीडियो बाय द वे रशिया की स्पेस एजेंसी के ऑफिशियल्स ने खुद रिलीज करी है। मैं चाहता हूं ये जो वीडियो है ये आप देखें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है आपके सामने एक रशिया का रॉकेट। इस रॉकेट पर कई सैटेलाइट्स लॉन्च होनी थी। ये सैटेलाइट्स बिलोंग करती है यूएसए को, उसके अलावा एक कंपनी को जहां पे ओनरशिप है भारत की कंपनी की, फ्रांस की, साउथ कोरिया की, और कई देशों की सैटेलाइट्स यहां पर रशिया इस रॉकेट से लॉन्च करने वाला था। अभी के लिए रशिया ने यहां पर यह कहा है कि ये जो लॉन्च है ये लोग कर रहे हैं पॉज, अभी के लिए इसको लॉन्च नहीं करेंगे, और जब तक ये रॉकेट का जो मसला है सॉल्व नहीं होता, सारे देशों का झंडा यहां पर हटा दिया गया है, सिर्फ भारत का झंडा यहां पर बना हुआ है। और जब रशियन अथॉरिटी से पूछा गया कि ये काम इन्होंने क्यों किया है, तो रशियन स्पेस अथॉरिटीज़ ने ऑनलाइन यहाँ पर अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये कह दिया कि देखिए, कुछ जो यहाँ पर फ्लैग थे भद्दे लग रहे थे हमारे खूबसूरत रॉकेट पे, अब ये जो खराब फ्लैग्स हैं इनको हमने हटा दिया है, तो हमारा जो रॉकेट है और खूबसूरत लग रहा है। जबकि रियल रीज़न आप समझ सकते हैं, सैंक्शंस हैं। ये सब जो देश यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, चाहे फ्रांस हो, साउथ कोरिया हो, यूएसए हो, जापान हो, इन्होंने भारी भरकम सैंक्शन लगा दिए हैं रशिया पर, और इसी वजह से अब रशिया इनको दंडित कर रहा है स्पेस लॉन्च के मामले में। नाउ डिस्कस करेंगे यहाँ पर ये पूरा इशू क्या है, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इंस्पायर सैट 1 रिसेंटली न्यूज़ में थी, आपको ये बताना है कि ये न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि यहाँ पर किस कंट्री की इन्वॉल्वमेंट थी, किस कंट्री की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये सैटेलाइट न्यूज़ में थी। ऑप्शन ए नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन बी सीरिया, ऑप्शन सी चाइना, या फिर ऑप्शन डी ताइवान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। नाउ बिल्कुल बेसिक से पूरा मसला आपको समझाता हूं ताकि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इंडिया की स्पेस एजेंसी है इसरो, यूएसए की है नासा, वैसे ही रशिया की स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मोस। अब जिस तरीके से आपने देखा होगा, इसरो भी काफी बार विदेशी सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है, उसी तरीके से रशिया की जो रॉसकॉस्मोस है ये भी काफी बार विदेशी सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं पैसे के लिए, विदेशी मुद्रा कमाने के लिए। तो जब ये यूक्रेन का मसला शुरू नहीं हुआ था, उससे कई हफ्तों पहले, एक्चुअली कई महीनों पहले, वनवेब नाम की कंपनी और कई और यहाँ पर छोटी कंपनीज ने रॉसकॉस्मोस को अप्रोच किया। इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि देखिए, हमारी सैटेलाइट्स है, ये आप लॉन्च करवा दीजिए, हम आपको पेमेंट कर देंगे। उस वक्त ना रशिया ने अटैक किया था, ना इन्होंने अपनी आर्मी बिल्डअप करी थी, दुनिया कंप्लीटली डिफरेंट थी। रशिया ने कहा कि हाँ ठीक है, पेमेंट कर दो, रॉकेट हम तैयार करते हैं, लॉन्च कर देंगे। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट सैटेलाइट इस लॉन्च में होने वाली थी वनवेब की सैटेलाइट। वनवेब आपको पता होगा अंतरिक्ष से इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। जिस तरीके से इलॉन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट सर्विस है जो सैटेलाइट से प्रोवाइड करती है इंटरनेट, वैसे ही वनवेब है। वनवेब पहले एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट प्राइवेट कंपनी थी, फाइनेंशियली ये काफी हद तक पिट गई। उसके बाद इसका शेयर परचेज कर लिया इंडिया की भारती एयरटेल ने, भारती ग्लोबल ने, और यूके की सरकार ने। तो बहुत ही लंबे समय तक हम ये मानते थे कि वनवेब को आज के समय इंडिया और यूके मिलकर चला रहे हैं, क्योंकि भारतीय ग्लोबल हो गई इंडियन कंपनी और यूके की गवर्नमेंट तो खैर यहाँ पर है ही। मगर बाद में मैं आपको ये बता दूं कि वनवेब में भारतीय ग्लोबल ने अपना कुछ शेयर बेच दिया था। बाद में देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी फ्रेंच कंपनी है एटुल सैट, इसकी एंट्री हो गई। एटुल सैट ने यहाँ पर $550 मिलियन का स्टेक परचेज कर लिया। फिर एक साउथ कोरियन कंपनी है यहाँ पर हानवा सिस्टम, ये भी आ गई, इन्होंने $330 मिलियन का यहाँ पर परचेज कर लिया स्टेक। तो आज के समय वनवेब में आप अगर देखो तो ना सिर्फ यूके और इंडिया, साउथ कोरिया और फ्रांस की भी पार्टिसिपेशन है। तो सिंस यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ये कंपनी सैटेलाइट के थ्रू बेचती है इंटरनेट, तो इनको लगातार सैटेलाइट लॉन्च करनी होती है। तो इससे पहले कई सालों से लगातार ये रशिया से अपनी सैटेलाइट लॉन्च करवा रहे थे, इनके लिए काफी कन्वीनियंट पड़ता रहा, एक काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फिर अचानक से रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन को। उसके रिस्पॉन्स पे आपने देखा होगा कि साउथ कोरिया, जापान, उसके अलावा फ्रांस, यूएस, यूके, सभी जो यहाँ पर कंट्रीज हैं, इन्होंने सैंक्शन इम्पोज कर दिए रशिया पे। अब रशिया ने यहाँ पर यह कहा कि ठीक है, अब तुम्हारा भी ये एक हिपोक्रेसी है अपने आप में कि एक तरफ तो हमको स्विफ्ट से बाहर कर दिया, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर कर दिया, हमारे बैंक्स पर ट्रांजैक्शन के बैन लगा दिए, हम पे दुनिया भर के और सैंक्शन हम पे इम्पोज कर दिया आपने, मगर जब सैटेलाइट लॉन्च की बात आती है तब याद रशिया ही आता है। क्योंकि अभी के लिए आप अगर देखो, स्पेस एक्स भी काफी बिजी चल रहा है, उनके भी काफी प्रोजेक्ट है। इसरो के तो ऑपरेशंस काफी हद तक मैं कहूँगा खराब हो गए बिकॉज ऑफ कोविड।
बहुत टाइम हमने लूज कर लिया इसरो का, इट इज़ वेरी सैड। बाकी जो लॉन्च कंपनीज है वो भी बिजी हैं, तो घूम फिर के दुनिया भर की कंपनीज को याद आता है रशिया। ये रशिया के पास पहुंचती है कि चलिए देखिए हमारा यहाँ पे रॉकेट लॉन्च कर दो। तो रशिया ने यहाँ पर यह कहा है कि नहीं देखो, सैंक्शन लगेंगे ना तो पूरे ही लगेंगे, ठीक है। अभी के लिए जो ये सैटेलाइट लॉन्च है ये भी हम कर रहे हैं पॉज। अब इसके रिस्पॉन्स में आपने देखा होगा अमेरिकन मीडिया अब ये लिख रहा है कि रशिया ने वनवेब रॉकेट लॉन्च को हॉस्टेज बना दिया है, मतलब कि उन्होंने पैसे ले लिए और अब लॉन्च नहीं कर रहे, और कह रहे हैं कि लॉन्च करेंगे मगर एक कंडीशन पर। कंडीशन पता है क्या है? कंडीशन ये कह रहे हैं कि अगर वनवेब कंपनी से यूके की सरकार अपना स्टेक बेच दे तब इसको ये लॉन्च करेंगे। नहीं तो वैसे ये लोग कह रहे हैं कि ठीक है हम एक बार को मानते हैं प्राइवेट कंपनीज का मामला है, प्राइवेट कंपनीज की गलती नहीं है, उन्होंने हम पे सैंक्शन इंपोज नहीं किए, मगर वनवेब में सिंस यूके की गवर्नमेंट भी एक हिस्सेदार है तो ये लोग अलाउ नहीं करेंगे कि ये सैटेलाइट लॉन्च हो। रशिया ने यहाँ पर तर्क लगा दिया कि क्या पता कल को यूके की सरकार इस सैटेलाइट को मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर ले, जिसकी पॉसिबिलिटी जीरो है। मगर अब रशिया यहाँ पर आप कह लीजिए मजे ले रहा है। रशिया ने यहाँ पर यह कह दिया कि अगर यूके जल्दी से अपना स्टेक नहीं बेचता इस सैटेलाइट का तो 4 मार्च के बाद ये सैटेलाइट हम उतार देंगे और इस रॉकेट को किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। रशिया के लिए यहाँ पर टेंशन की बात नहीं है, इनको कोई लॉस होने नहीं वाला, क्योंकि जो इन्होंने रॉकेट तैयार किया है इसकी भी पेमेंट इनको मिल चुकी है। रशिया के सारे बेसिस कवर्ड है। मेन जो यहाँ पर नुकसान होगा ये वनवेब को ही होने वाला है। और वनवेब में आज के समय जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो आपस में बात कर रहे हैं कि देखो रशिया से बात करो, हमारे मिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पर डूब जाएंगे अगर रशिया ने ये सैटेलाइट लॉन्च नहीं करी। अब एक तरफ तो वनवेब की सैटेलाइट है, उसके अलावा जिस तरीके से आपको बताऊंगा इसरो भी काफ़ी बार अमेरिका की छोटी सैटेलाइट्स लॉन्च करता है। यूएस की भी यहाँ पर सैटेलाइट्स थी, एक सैटेलाइट यहाँ पर जापान की भी थी। और हिस्टोरिकली देखा गया एक आपके लिए सिस्टम है कि जब भी एक रॉकेट से लॉन्च किया जाता है तो जिस कंपनी की सैटेलाइट होती है उस कंट्री का फ्लैग भी उस रॉकेट पे लगा देते हैं। तो रशिया ने पहली बात तो यहाँ पर एक सिंबॉलिक मैसेज सेंड किया है कि जो देश हमारे खिलाफ खड़े हैं उनके फ्लैग को ही पेंट कर दो, उनके फ्लैग को हटा दो। सिंस इंडिया ने रशिया के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया नहीं है तो अब इंडिया का फ्लैग अकेला बचा हुआ आपको मिलेगा इस रॉकेट पे। ना यहाँ पे आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि तो सर हम यहाँ पे खुद ही इसको लॉन्च नहीं कर सकते इसरो के जरिए, हे थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे आ जाएंगे। वेल देखिए, ऐसा करना एक जियो पॉलिटिकली बहुत ही खराब मूव होगा, क्योंकि इससे हम रशिया को मैसेज सेंड कर रहे होंगे कि तुम अगर लॉन्च नहीं करोगे तो इसरो खड़ा है, तो उससे हम ऑलमोस्ट आप कह लीजिए इसरो को अगेंस्ट खड़ा कर देंगे रशिया के, वो हम चाहते नहीं है। तो देखिए मोस्ट प्रॉब्ली अभी के लिए लगता नहीं है कि सैटेलाइट ये लॉन्च हो पाएगी। ये सैटेलाइट फिर घूम फिर के कहीं और नहीं जाएगी, या तो स्पेस एक्स के पास जाएगी या फिर एरियन स्पेस के पास जाएगी, एंड इसमें भी टाइम लगेगा। वनवेब को कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इससे लॉस होने वाला है। नाउ मैं आप सबसे पूछूंगा, मैं आप सबकी बात को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, आपके ओपिनियन को काफ़ी इंपॉर्टेंस देता हूँ। आपको यहाँ पर यह बताना है कि क्या आपके हिसाब से रशिया ने ठीक किया, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, प्रोफेशनलिज्म अलाउ नहीं करता कि एक देश ऐसा करे। इन्होंने पैसे ले लिए थे, दे शुड हैव लॉन्च द सैटेलाइट। अब यहाँ पे रशिया ने ये स्टेप उठाकर अपनी रेपुटेशन को बिल्कुल खराब कर दिया है। कल को कोई भी देश रशिया की स्पेस एजेंसी को पेमेंट, खैर अब तो वैसे भी नहीं कर पाएगा, मगर वैसे भी बिजनेस करने के बारे में सोचेगा भी नहीं, क्योंकि रशिया कई बार तो जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से सैटेलाइट लॉन्च करता नहीं है। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में आपके हिसाब से कि क्या रशिया ने ठीक किया है, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, प्रोफेशनल तरीके से सैटेलाइट्स लॉन्च करनी चाहिए थी। ना वापस आते हैं हम एमसीक्यू की तरफ कि इंस्पायर सैट-1 रिसेंटली न्यूज में थी, किस कंट्री की पार्टिसिपेशन की वजह से? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन डी, ताइवान। इंस्पायर सैट-1 एक मल्टी कंट्री सैटेलाइट है जिसमें ताइवान की भी पार्टिसिपेशन थी, और इसको रिसेंटली लॉन्च किया था इसरो ने। तो ये बाय डिफॉल्ट बन जाती है पहली सैटेलाइट जो इसरो ने लॉन्च करी है जहां पर ताइवान की भी पार्टिसिपेशन थी। तो इसलिए काफी हद तक न्यूज में थी। मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक यूपीएससी सीएससी प्लस का, यहाँ पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर ना सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस, ऑप्शनल की भी तैयारी आपकी हो जाएगी इन अ सिंगल परचेज। ऑप्शनल आपकी चॉइस का होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, विच एवर यू चूज। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक ए प्लान पर। और अगर आपके पास अभी टाइम है, 2-3 साल का टाइम है, आराम से 2024-25 में एक प्रॉपर अटैम्प्ट देना यूपीएससी का, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, यू डू नॉट हैव टू पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पे कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। तो यूज करिए यहाँ पर कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ
ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।